लोकसभा चुनाव के 5वें चरण पर मतदान अभी तक जारी है। 8 राज्यों की 49 सीटों पर अब तक कितनी वोटिंग हो चुकी है ये हम आपको बता देते हैं। 23.66% वोटिंग हो चुकी है। उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर 27.76% वोटिंग हुई है। तो महाराष्ट्र की 13 सीटों पर 15.93% वोटिंग हुई है। पश्चिम बंगाल में 7 सीटों पर 32.70% वोटिंग हुई। तो ओडिशा की 5 सीटों पर 21.07% वोटिंग हुई है। बिहार में 5 सीटों पर मतदान जारी है और जहां अब तक 21.11% वोटिंग हो चुकी है। तो झारखंड की 3 सीटों पर वोटिंग हो रही है, वहां पर 26.18% वोटिंग हो चुकी है। तो देखिए 8 राज्यों की 49 सीटों पर 5वें चरण में मतदान हो रहा है और मतदान प्रतिशत भी लगातार आपकी टीवी स्क्रीन के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं। ग्राफिक्स के जरिए समझिए कहां पर अब तक कितना मतदान हो चुका है। विस्तार न्यूज सबसे पहले लोकसभा से जुड़ी हर अपडेट आप तक पहुंचा रहा है। तो किन सीटों पर कितनी वोटिंग हुई है अभी तक, अगर हम पूरे के पूरे 49 सीटों की बात करें 23.66% वोटिंग देश में हो चुकी है। उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर 27.76% वोटिंग हो चुकी है, यानी ये वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा। महाराष्ट्र की 13 सीटों पर अब तक 15.93% वोटिंग हुई है। तमाम दिग्गजों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। तो वहीं पश्चिम बंगाल की 7 सीटों पर वोटिंग चल रही है, जहां पर सबसे अच्छा आंकड़ा है 32.70% वोटिंग। तो देखिए वोटिंग परसेंटेज हमने आपको बता दिया, तस्वीरें भी दिखाएंगे मतदान केंद्र की। ओडिशा में ब्यूरो चीफ मृगेंद्र पांडे मौजूद हैं, तो लखनऊ में आदर्श सिंह मेरे सहयोगी मौजूद है, अमृत तिवारी भी दिल्ली में इस वक्त मौजूद है, उनसे भी तमाम जानकारी लेंगे। और सबसे पहले रुक करूंगी मैं मृगेंद्र, आपका तस्वीरें दिखाइएगा किस तरीके से वहां पर लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंच रहे हैं। ओडिशा वो सीट इसलिए खास हो जाती है क्योंकि छत्तीसगढ़ के तमाम दिग्गज वहां पर पहुंचे हुए थे और आज वहां पर वोटिंग हो रही है। जी देखिए दोपहर के 1 बज चुके हैं, लेकिन मैं चाहूँगा मुकेश जी आप थोड़ा तस्वीरें दिखाइए। इतनी बड़ी संख्या में अभी भी लोग बूथ पर पहुँचे हुए हैं और सुबह से लगातार मतदान जारी है। हम लोग उड़ीसा की जिस सीट पर हैं वहाँ सुबह से ही लोगों का तांता लगा हुआ है। अलग अलग वर्ग के लोग आ रहे हैं, युवा आ रहे हैं, पहली बार के वोटर आ रहे हैं। उनमें एक अलग उत्साह देखने को मिल रहा है और महिलाओं में खासतौर पर उत्साह देखने को मिल रहा है। उसके पीछे बताया जा रहा है कि यहाँ राज्य सरकार जो पटनायक सरकार है उसने भी महिलाओं के लिए बहुत सारे काम किए हैं, वहीं बीजेपी ने भी महिलाओं के बहुत सारे वादे किए हैं। उसको देखते हुए यहाँ बड़े पैमाने पर मतदान करने महिलाएं आ रही हैं। बिल्कुल, तो महिला मतदाता भी पहुंच रही है और कई उम्मीद है आने वाली सरकार से, और यही ध्यान में रखकर मतदान केंद्र तक मतदाता पहुंच रहे। आदर्श आपका रुख करना चाहूंगी। यूपी सबसे इंपॉर्टेंट लोकसभा चुनाव के लिहाज से देखा जाता है क्योंकि सबसे ज्यादा सीटें वहां से आती है। क्या कह रहा है वोटिंग परसेंटेज और जो मतदाता मतदान केंद्र तक पहुंच रहे हैं, क्या उम्मीद ले रहे हैं? देखिए बिल्कुल यूपी के ओवरऑल वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो 27.76% यूपी के 14 लोकसभा सीटों का मतदान प्रतिशत है। और खासतौर पर रायबरेली की बात करें या फिर अमेठी की बात करें तो रायबरेली में 28.10 और अमेठी में 27.2 मतदान प्रतिशत, यानी अभी तक के 11 बजे तक के जो आंकड़े आए हैं उसके मुताबिक बेहतर कह सकते हैं, बहुत अच्छा नहीं कह सकते हैं, बेहतर कह सकते हैं। हालांकि अभी हम रुझानों की बात करें तो लगातार राहुल गांधी जो हैं रायबरेली के अलग अलग बूथों पर जाकर, अलग अलग विधानसभाओं पर जाकर पोलिंग बूथ पर दौरा कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर रायबरेली की अभी ग्रामीण इलाकों में है, शहरी इलाकों में भी अब से थोड़ी देर में आने वाले हैं। और ये 14 लोकसभा सीटें बेहद महत्वपूर्ण हैं। इसमें रायबरेली, अमेठी, लालगंज, माफ़ कीजिएगा मोहनलालगंज, लखनऊ और इसके साथ साथ कैसरगंज जैसी लोकसभा सीटें हैं। तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं ये बीजेपी की रण की लड़ाई है। और ख़ासतौर पर इस चुनाव के बाद जब हम छठे चरण के चुनाव में जाएंगे तो अवध और पूर्वांचल के चुनाव शुरू हो जाएंगे जिसमें बीजेपी ने पूरी ताकत झोंकी हुई है। तो ये रण भी बेहद महत्वपूर्ण है। और आने वाले दिनों में जो छठे और सातवें चरण का चुनाव है जिसमें अवध और पूर्वांचल के हिस्से, पूर्वांचल की लोकसभा सीटें शामिल हैं, जहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों ने अपनी ताकत झोंकी हुई है, वो भी बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। बिल्कुल,
तो चलिए, तस्वीरें लगातार हमारे सहयोगी अलग अलग जगह से हम तक पहुंचा रहे हैं। अमृत का रुख कर लेते हैं। अमृत इस वक्त दिल्ली में मौजूद है। अमृत, हमने देखा है कि 5वें चरण का चुनाव आज संपन्न हो जाएगा, लेकिन दिल्ली की राजनीति में हर दिन एक नया चैप्टर है, हर दिन एक नई एक्सक्लूसिव है। अरविंद केजरीवाल कभी भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हैं, तो कभी स्वाति मालीवाल केस देखने को मिलता है, और ये केस थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसको लेकर लगातार हम देख रहे हैं कि दिल्ली की राजनीति गर्म होती दिखाई दे रही है। लोकसभा चुनाव में इसका कितना इम्पैक्ट होने वाला, अमृत समझाइएगा इसके मायने। रसिका, देखिए, पूरे देश भर में अगर मतदान की बात करें तो 78% सीटों पे जो है वो मतदान संपन्न हो चुका है, और अब जो बची हुई सीटें हैं उसको लेकर के काफ़ी संघर्ष सभी दल दिखा रहे हैं। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली से हर दल यह कोशिश कर रहा है कि कैसा जाए जो कि बाकी सीटों पे वो फलीभूत हो, और भारतीय जनता पार्टी इसी के मद्देनजर अपने तमाम जो अगर कहें राज्यों में और जहां पे लोकसभा सीटें हैं, जहां पे चुनाव होने हैं, मतदान होने हैं, उस पे अपनी पूरी ताकत झोंकी हुई है और दिल्ली से मैसेज देने की तैयारी चल रही है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जहां एक अपर हैंड रखे हुए थे जेल से निकलने के बाद, स्वाति मालीवाल के प्रकरण के आने के बाद वो बैकफुट पे हैं, और भारतीय जनता पार्टी उस पर एग्रेसिवली आगे बढ़ रही है। तमाम जगहों पर इसको लेकर के उन्हें टारगेट किया जा रहा है, प्रचार किए जा रहे हैं और निशाना साधा जा रहा है। अभी हाल ही में सूचना मिली है कि मेट्रो में किन्हीं लोगों ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कुछ आपत्तिजनक स्लोगन लिखे हैं, जिसको लेकर के जांच चल रही है, और आम आदमी पार्टी से लेकर तमाम जो दल हैं, कांग्रेस है, उनमें भी हड़कंप मचा हुआ है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दिल्ली के जरिए मैसेज देना चाहती है कि विपक्ष एकजुट है और वह पूरी तरह से लड़ाई में है, कांटे की टक्कर वो बताने की कोशिश करें, जबकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की यह बताने की कोशिश है कि जो लोग जिन बातों पर आदर्शों और उसूलों की बात कर रहे थे वो इससे पीछे हैं, लिहाजा ये दूसरे स्टेटों में भी जो चुनाव लड़ रहे हैं वो कहीं से भी एक कहा जाए कि तर्क संगत नहीं है, और ना ही वो लोगों की भलाई के लिए है। भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी को लेकर के, कांग्रेस को लेकर के, पंजाब को लेकर निशाना साध रही है, क्योंकि पंजाब में आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ रही है, और जिस अंदाज में भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में और बाकी जगहों पे आप निशाना साध रही, केजरीवाल पर निशाना साध रही है, कांग्रेस के भी नेता जो है वहां आम आदमी पार्टी के खिलाफ जो है उस तरह से बोलते हुए नजर आ रहे हैं, भ्रष्टाचारी बता रहे हैं, शराब नीति घोटाले को लेकर के, और खासतौर पे स्वाति मालीवाल के प्रकरण को लेकर भी निशाना साधा जा रहा है। मसला बचता है हरियाणा का और हिमाचल प्रदेश का। हरियाणा में जहां तक बात करें तो किसान आंदोलन के बाद से एक हवा जो है वो विपक्षी दलों के खेमे में बनी थी, और उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने अपनी स्ट्रैटेजी को थोड़ा सा और ज्यादा चेंज भी किया है। वहां पे तमाम हाई प्रोफाइल जो नेता है वो विजिट कर रहे हैं, बूथ स्तर पे प्रचार करने को लेकर के जितने भी इनके बूथ पालक एजेंट हैं उनको जो है एक उनके भीतर ऊर्जा देने की कोशिश की जा रही है। वहीं अगर बात कर लेते हैं हम कि पंजाब और हरियाणा के अलावा देश के जो दूसरे राज्य हैं, जैसे कि पश्चिम बंगाल में चुनाव चल रहे हैं, वहां पे क्या इंपैक्ट हो सकता है? जैसे इस वक्त दिल्ली का मौसम गर्म है, उसी तरह ठीक राजनीति भी दिल्ली में गर्म नजर आ रही है। अब देखने वाली बात होगी कि इसका कितना इंपैक्ट होता है, और 25 तारीख को मतदान केंद्र तक जनता किन बातों का ध्यान में रखकर मतदान केंद्र तक पहुंचती। मैं लौटूंगी आपके पास, एक बार फिर मृगेंद्र का रुख कर लेते हैं। मृगेंद्र, आपके आसपास लोग दिखाई दे रहे हैं, उनसे बातचीत भी करने की कोशिश करिएगा। क्या उम्मीद लेकर मतदान करने पहुंचे हैं लोग? जी देखिए, यहाँ बहुत उत्साह में हैं लोग। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम लोग बात करना चाहेंगे। यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि लैंग्वेज की दिक्कत है। सर, क्या सोचकर वोट करने आए हैं? सोच यही है कि जो सही कैंडिडेट है उसी को वोट दे दिया जाए, और उन पर छोड़ दिया जाए कि वो आगे कैसे 5 साल संभालते हैं। और क्या, पटनायक सरकार 24 साल से लगातार चल रही है, जितना विकास चाहते थे उस हिसाब से विकास हुआ है क्या? नहीं, वो तो सिर्फ मैं अकेले बोलने से नहीं होगा, वो लोगों को वोट के बाद जिस दिन काउंटिंग है उस दिन सबको पता चल जाएगा। जिसको वोट ज़्यादा आएगा, लोग जिसको चुनाव करेंगे तो उसी हिसाब से सरकार का क्या काम कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, कौन कैसा आगे भी कैसा करेगा, वो उस दिन पता चल जाएगा हम लोगों को। आप भी वोट डालने आए हैं, क्या सोचकर वोट डालने आए हैं? कुछ नहीं, सेकंड टाइम डाल रहे हैं, सोच के डालेंगे और क्या। और भी साथी हैं, देखिए बात करने से बच रहे हैं। अभी हमारी बहुत सारे लोगों से बातचीत हुई। लोगों का कहना है कि बीजेडी सरकार ने काम तो किया है, लेकिन जो पैमाना होना चाहिए उस पैमाने पर अभी भी वो सरकार खरी नहीं उतरी है। दूसरा, इस चुनाव में जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो नवीन पटनायक के राजनीतिक भविष्य को लेकर है। पहली बात, बीमार हैं, थोड़ा उनकी तबीयत खराब है। दूसरा, उनके बदले उनके स्थान पर उन्होंने विजय पांडियन को लाया है।
वो आज बीजेडी और बीजेडी सरकार दोनों को संचालित कर रहे हैं। इसको लेकर बीजेपी लगातार आक्रामक भी रही है और देखना होगा कि इस चुनाव में क्या नवीन पटनायक के लिए ये चुनाव आखिरी हो सकता है, क्योंकि हर आदमी यही कह रहा है कि नवीन पटनायक के लिए ये आखिरी चुनाव होगा। जी चलिए, अब देखने वाली बात होगी कि किसके लिए ये आखिरी चुनाव है और किसकी किस्मत लिखने वाला ये चुनाव है। रुक कर लेते आदर्श का। आदर्श लगातार यूपी का पूरा अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। आदर्श, आज कई इंपॉर्टेंट सीट में मतदान हो रहे हैं। रायबरेली का अगर हम जिक्र करें या अमेठी का जिक्र करें, तमाम ये हॉट सीटें लगातार बनी हुई है, सबकी नजरें इन सीटों पर है। लेकिन एक सबसे बड़ी चुनौती हमने अक्सर देखा है यूपी में चुनाव संपन्न कराना। तो क्या सुरक्षा के लिहाज से वहां पर व्यवस्था देखने को मिल रही है, क्योंकि हर वक्त चुनाव में कोई चुटपुट घटना सुनाई ही देती है यूपी से? रसिका, अगर मैं ज़्यादा ना कहूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि शायद कि 2017 के बाद लॉ एंड में काफ़ी कुछ बेहतरी हुई है, और ये मैं नहीं, आम आदमी जो यहाँ का है वो ये कहता है। और उसी के मद्देनज़र 2014 के चुनाव को देखें या 17 के बाद के जितने भी चुनाव हुए हैं देखें, तो ये जो छुटपुट हिंसाएँ होती थीं वो बेहद कम या ना के बराबर हो गई हैं। और अभी बात करें अगर हम, तो पिछले 4 चरणों में जो चुनाव हुए हैं, कहीं पर भी किसी भी तरीके के हिंसा या किसी भी तरीके के जो पोलिंग बूथ के पास घटनाएं होती थी, वैसी किसी घटना का जिक्र, किसी घटना की चर्चा या किसी घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। तो निश्चित तौर पर ये कह सकते हैं कि यूपी में अब माहौल पहले से काफ़ी बेहतर है। ख़ासतौर पर लॉ एंड ऑर्डर के बारे में अगर हम बात करें तो सब कुछ कंट्रोल में है, ऐसा कहा जा सकता है। रसिका, ठीक है, मैं लौटूंगी आदर्श आपके पास। अमृत तिवारी का रुख कर लेते हैं। अमृत, हम लगातार हर पहलू पर बात कर रहे हैं, दिल्ली की राजनीति पर बात कर रहे हैं, देश के चुनाव पर बात कर रहे हैं, लेकिन एक मुद्दा और भी दिल्ली में लगातार बना हुआ है। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार हम सबको जेल भेजने की कोशिश कर रही है, साजिश कर रही है आम आदमी के खिलाफ, और अब वो बीजेपी दफ्तर का भी रुख अपना लिए हैं। तो क्या संदेश आम आदमी पार्टी देना चाहती है इस पूरे प्रकरण से? जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जब जेल गए थे तभी से वो अपने जो कार्यकर्ता हैं उनके भीतर ये बात डालना चाह रहे थे कि ताकि लोगों तक पहुंचे कि अरविंद केजरीवाल को ज़बरदस्ती मामले में फंसाया जा रहा है और उन्हें जेल में डाला जा रहा है। एक तरह से अपने वोटरों को सिंपैथाइज कर रहे थे कि उनको एक सिंपैथी मिले और इस चुनाव में वो एक माहौल बना सकें। वो इसमें कामयाब भी होते दिखाई दिए हैं। और अभी तक की बात करें, लेकिन स्वाति मालीवाल के प्रकरण आने के बाद बीजेपी अब नए सिरे से उन्हें काउंटर कर रही है। और यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल स्वाति मालीवाल पे बात न करके तमाम उन मामलों पे बात कर रहे हैं जिससे कि बीजेपी को वो गुनहगार ठहरा सके, जो केंद्र में मोदी सरकार है उसको गुनहगार ठहरा सके, और उसी के बरक्स अपने सारे भी जितनी भी रणनीति है उसी पे चल रहे हैं। क्योंकि याद कीजिए कि जो आम आदमी पार्टी अपने दफ्तर में बैठ कर प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और स्वाति मालीवाल के साथ हुए जितने भी घटनाएं हैं उसको स्वीकार करती है, लेकिन बाद में यही सारे मामले अलग हटते हैं और ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस की रणनीति अपनाई जाती है। और आम आदमी पार्टी जो है पूरी तरह से स्वाति मालीवाल के साथ जो भी काम हुए हैं, उनके साथ जो घटना घटी उससे खुद को अलग करती है और उन्हीं के ऊपर उल्टा आरोप लगाती है। इस पूरे खेल में अगर देखेंगे रसिका, आम आदमी पार्टी जिस तरह से अपने बैटल को लड़ रही है, बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि कांग्रेस की तरफ से इस पे कोई बहुत तेज तरार प्रतिक्रिया नहीं आ रही है। दिल्ली की राजनीति में, दिल्ली में कांग्रेस के नेता जो है वो खामोश हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि 5वें चरण का चुनाव जो है वो चल रहा है। अब दिल्ली में जो है चुनाव 5वें चरण का होंगे, उसके बाद 6ठे चरण का, उसके बाद देखेंगे कि यहाँ पे कांग्रेस के 40 स्टार प्रचारक हैं, लेकिन मैदान में देखेंगे तो कोई नहीं दिखाई दे रहा। गांधी परिवार से राहुल गांधी अब आए हैं, प्रियंका गांधी आएंगे और एक मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आ रहा है। बाकी स्टार प्रचारकों का कहीं कोई नामो निशान नहीं दिखाई दे रहा। यहाँ से आधे स्टार प्रचारक गायब हैं दिल्ली की सियासत से। चुनाव होते तक देखते हैं कि कौन कौन पहुंचता है कांग्रेस की तरफ से। जैसा कि अमृत भी बता रहे हैं कि कांग्रेस वहां पर खामोश नजर आ रही है। आप तीनों का तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बात करेंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों की। तो चलिए बात करते लोकसभा चुनाव पर। पूर्व सीएम कमलनाथ का बड़ा बयान सामने आया है। कांग्रेस के लिए अच्छे परिणाम आने वाले, ऐसा कहना है कमलनाथ का। आम जनता कांग्रेस के साथ है। तो देखिए, पूर्व सीएम कमलनाथ ने बयान दिया है कि आम जनता कांग्रेस के साथ है, कांग्रेस के लिए अच्छे परिणाम आने वाले हैं। छिंदवाड़ा से लेकर हर सीट तक कोई कसर नहीं छोड़ी है। बीजेपी ने पुलिस प्रशासन का इस्तेमाल किया है, बीजेपी ने बेईमानी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। तो पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा है कि कांग्रेस के अच्छे परिणाम आएंगे और बीजेपी ने पुलिस प्रशासन का गलत इस्तेमाल किया है, बीजेपी ने बेईमानी करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। छिंदवाड़ा से लेकर हर सीट तक उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी, पूरी प्रशासन का और पैसों का उपयोग किया।
देखो बेईमानी में तो बीजेपी ने कोई कसर छोड़ी नहीं, पूरी बेईमानी करी है। क्या कर रहा है? बीजेपी ने कोई कसर नहीं छोड़ी, छिंदवाड़ा से लेके हर सीट तक उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी, पूरी प्रशासन का और पैसों का उपयोग किया। देखो बेईमानी में तो बीजेपी ने कोई कसर छोड़ी नहीं, पूरी बेईमानी करी है। क्या कर रहा है? मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों पर मतदान के बाद आज भोपाल में कांग्रेस के सभी प्रत्याशियों की बैठक हो रही है और प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आयोजित बैठक में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के साथ प्रदेश प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह और पूर्व सीएम कमलनाथ शामिल हैं। कांग्रेस की भोपाल में मीटिंग चल रही है और इसी का जायजा लिया हमारे संवाददाता विवेक पांडे ने। लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस दफ्तर में बैठक चल रही है और सभी प्रत्याशियों को यहां बुलाया गया है। आप देखेंगे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, भंवर जितेंद्र सिंह, जीतू पटवारी, तमाम सारे नेता यहां मौजूद हैं। सभी प्रत्याशी भी यहां मौजूद हैं और जीतू पटवारी उनके साथ बातचीत करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि तमाम सारे प्रत्याशी हैं यहाँ प्रत्याशी हैं जो यहाँ पे मौजूद हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में। और यहाँ पे बैठक का सिलसिला अब शुरू हो गया है। कांग्रेस के तमाम सारे प्रत्याशियों से बातचीत की जाएगी कि आखिर इस चुनाव में कैसी क्या परेशानियां रही। हालांकि बैठक से पहले ही कई सारे प्रत्याशियों ने ये कहा है कि भितरघात हुआ है और इसी बात को लेकर इस बैठक में मंथन किया जाएगा कि आखिर कौन कौन से वो नेता थे जो पार्टी को नुकसान पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और लिहाजा ये पूरी बैठक अब शुरू हो चुकी है और तमाम सारे जो प्रत्याशी हैं वो फीडबैक देंगे। कमलनाथ मौजूद हैं, जीतू पटवारी, भंवर जितेंद्र सिंह, तमाम सारे प्रत्याशियों के साथ चर्चा कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि तमाम सारे नेता यहाँ पे अब फीडबैक देंगे कि आखिर इस चुनाव में उन्हें कहाँ दिक्कत मिली, कैसी क्या व्यवस्था रही चुनाव में। तो इस पूरी बैठक में चर्चा की जाएगी। कैमरामैन वीरेंद्र नगर के साथ विवेक पांडे, विस्तार न्यूज़ भोपाल। भोपाल से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है जहां कांग्रेस की बैठक से 3 प्रत्याशी लापता देखे गए। दिग्विजय सिंह, नकुल नाथ और महेश परमार गायब दिखे, बैठक में मौजूद नजर नहीं आए। दिग्विजय सिंह और महेश परमार ने चुनावी दौरे की व्यस्तता का हवाला दिया है तो नकुल नाथ की मौजूदगी नहीं होने की वजह से कांग्रेस नेताओं ने चुप्पी साधी रही। तो देखिए, कांग्रेस की बैठक चल रही है और कांग्रेस ने सभी प्रत्याशियों को बुलाया था इस बैठक पे, लेकिन 3 प्रत्याशी नजर नहीं आए। दिग्विजय सिंह, महेश परमार चुनावी दौरे पर हैं और इसी का हवाला देते हुए नहीं पहुंचे। तो वहीं नकुल नाथ के ना मौजूद रहने पर कांग्रेस ने चुप्पी साधी रही। तो देखिए, ज्यादा जानकारी के साथ विवेक पांडे इस वक्त भोपाल से मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। विवेक, अब कांग्रेस में मंथन का दौर जारी है, सभी प्रत्याशियों को बुलाया गया। कांग्रेस पार्टी ये खंगालने में, ये जानकारी जुटाने में लगी हुई है कि किस सीट में हम मजबूत हैं और किस सीट पर कमजोर है। लेकिन उस बीच कमलनाथ का एक बड़ा बयान आता है। कमलनाथ कहते हैं कांग्रेस की स्थिति अच्छी है और भारतीय जनता पार्टी बड़ा प्रहार किया है कमलनाथ ने। बिल्कुल रचिका, बैठक फिलहाल चल रही है लेकिन एक बड़ा अपडेट दे रहा हूं कि करीब 20 मिनट के बाद कमलनाथ बैठक से निकल गए हैं। उनकी निजी व्यस्तता के चलते वो बैठक में पार्टी के तमाम प्रत्याशियों से बात की है। छिंदवाड़ा में चुनाव कैसा रहा है इसकी जानकारी भी लोकसभा प्रभारी को दे दी है। कमलनाथ पीसीसी दफ्तर से चले जा चुके हैं और अभी बैठक फिलहाल जारी है। लेकिन जो आपने बात कही कि कमलनाथ ने एक बड़ी बात कही है बीजेपी को लेकर। कमलनाथ शुरुआत से ही छिंदवाड़ा तक सीमित रहे। पहले फेज के इलेक्शन में भी कमलनाथ चुनाव से पहले छिंदवाड़ा में कैंप करते रहे। कमलनाथ ने वो सब देखा जो इस पूरे चुनाव में हुआ। छिंदवाड़ा में उनके पीए और सबसे करीबी आर.के. मिगलानी के खिलाफ एफआईआर हुई। उनके घर में पुलिस की रेड कंडक्ट हुई और ये सब देखा। उसके साथ साथ चुनाव के दौरान कई सारी तस्वीरें ये भी निकल के आई कि उनके करीबी नेताओं को बीजेपी में शामिल कराया गया। तो इस तमाम बातों को लेकर वो ये बात कहने से पीछे नहीं हटे कि छिंदवाड़ा ही नहीं पूरे प्रदेश भर में बीजेपी ने पूरी बेईमानी से चुनाव लड़ा है। और कमलनाथ ये दावा कहा है कि परिणाम बेहतर आएंगे और डबल डिजिट में कांग्रेस की सीटें आएंगी। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात है कि जो तमाम सारे नेता हैं उनको सूचना जरूर कई दिनों पहले दे दी गई थी कि उन्हें आज 20 मई को भोपाल में बैठक है, इसलिए उनको मौजूद रहना है। दिग्विजय सिंह, महेश परमार ने ये हवाला दिया
वो चुनावी दौरे कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह उत्तर प्रदेश में है, महेश परमार पंजाब भेजे गए हैं, लेकिन नकुल नाथ कहाँ हैं? नकुल नाथ छिंदवाड़ा में है, लेकिन भोपाल नहीं पहुंचे। और इसी के बारे में जब कांग्रेस के नेताओं से पूछा गया तो उन्होंने कोई बात कहने से इनकार कर दिया गया। एक और बड़ा नाम है, नेता प्रतिपक्ष है उमंग सिंगार, वो भी बैठक में मौजूद नहीं रहे, जबकि उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे बैठक में थे, राज्यसभा सांसद अशोक सिंह थे, लेकिन उमंग सिंगार क्यों मौजूद नहीं थे? बहुत जरूरी बैठक थी, क्योंकि चुनाव संपन्न होने के बाद ये कांग्रेस की पहली बैठक थी और इस बैठक में ये आकलन करना था कि हमारी स्थिति कहां पर है। कांग्रेस को एकजुटता का संदेश देने की कोशिश आज करना था, बट कांग्रेस इसमें एक बार फिर नाकाम दिखाई दिया। विवेक, आगे की अपडेट आपसे लेंगे, फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देश में अपराध पर नकेल कसने और अपराधियों की धरपकड़ के लिए बनी सीबीआई के अफसर खुद ही गलत काम कर रहे हैं और यहां तक कि रिश्वतखोरी जैसे काम भी किए जा रहे हैं। सीबीआई भोपाल में ऐसे ही 4 अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया। इन अधिकारियों को नर्सिंग कॉलेज से रिश्वत लेने के आरोप में पकड़ा गया है। दिल्ली से आई सीबीआई की टीम ने जब इन अफसरों को पकड़ा तो इनकी घिनौनी करतूत सामने आई और ये घिनौनी करतूतों से उजागर हुए और इस मामले में रविवार को 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से कई इंदौर और रतलाम के भी हैं और इनमें से राजधानी भोपाल के 4 लोग गिरफ्तार किए गए। नर्सिंग घोटाले से जुड़ा हुआ बड़ा अपडेट हम आपको दे दें। दिल्ली सीबीआई की रडार पर मध्य प्रदेश के 70 नर्सिंग कॉलेज हैं। दिल्ली सीबीआई को मिले हैं भ्रष्टाचार के कई इनपुट, जिसके आधार पर दिल्ली सीबीआई 70 नर्सिंग कॉलेज की जांच करेगी। रिश्वत का मामला है और इस मामले को सामने आने के बाद कॉलेज संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है। भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार हुए सीबीआई इंस्पेक्टर राहुल राज। राहुल के पास था 60 कॉलेजों की जांच का जिम्मा, जहां पर भ्रष्टाचार देखने को मिला। इस पर भी बातचीत करेंगे। नर्सिंग घोटाले की सीबीआई जांच पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। हाई कोर्ट के निर्देश पर करीब 300 कॉलेज की जांच हुई थी और जांच रिपोर्ट में 169 कॉलेज को सूटबिल पाया गया था और साथ ही सीबीआई सब इंस्पेक्टर राहुल राज ने कई प्रिंसिपलों को भ्रष्टाचार के लिए अपने साथ मिलाया। कॉलेजों के प्रिंसिपलों से रिश्वत भी ली है राहुल राज ने। और ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी विवेक पांडे लगातार हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। विवेक, दिल्ली सीबीआई के रडार पर 70 नर्सिंग कॉलेज, लेकिन सवाल ये उठता है कि जिन पर भरोसा किया जाता है वही सीबीआई के अधिकारी इस तरह की हरकत करते हुए नजर आते हैं। कई अधिकारियों को भी गिरफ्तार किया गया, यानी जांच का जिम्मा सौंपा तो वहां से भ्रष्टाचार करना है मामले से बचाने के लिए। रचिका, एक बड़ी बात आपको बता दे रहा हूं कि कुछ सालों पहले सीबीआई वर्सेस सीबीआई का जिक्र हुआ था। दिल्ली में राकेश अस्थाना और आलोक वर्मा के बीच में विवाद हुआ था और ठीक ऐसा ही विवाद मध्य प्रदेश में सीबीआई के बीच चल रहा है और यहां पर 2 अधिकारियों के बीच विवाद चल रहा है, जिसमें यह पूरी कार्रवाई दिल्ली की ओर से की गई है। भोपाल में प्रमोद डीआईजी है और स्पेशल एसपी है मयंक कुमार। उन दोनों के बीच में विवाद था इस पूरे नर्सिंग मामले की जांच को लेकर और इसमें पूरा कल्प्रिट जो बना है वो राहुल राज है, इंस्पेक्टर है और इसने ही हाई कोर्ट के निर्देश पे सीबीआई के अधिकारी के तौर पर करीब 300 से अधिक मामलों की जांच की गई थी। नर्सिंग कॉलेज की राहुल राज ने जांच की थी और इसमें करीब 60 जांच राहुल के पास। कल जब इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी मिली कि आखिर नर्सिंग कॉलेजों को जब जांच किया गया तो वो अनफिट पाए गए, लेकिन अब उन्हें फिट क्यों घोषित किया गया है? सीबीआई की जांच में आखिर क्या लूपहोल है, आखिर क्या चल रहा है? तो इस बात की जब जानकारी दिल्ली सीबीआई को लगी कि आखिर मध्य प्रदेश में 2 अफसरों के बीच का विवाद है। एक अफसर चाहते हैं कि नर्सिंग घोटाले के मामले की सही प्रोसीडिंग फाइलिंग हो और कोर्ट में साक्ष्य प्रस्तुत किए जाए, वहीं दूसरे अधिकारी चाहते हैं कि इन कॉलेजों को क्लीन चिट दी जाए और इसमें पूरी जो भूमिका थी वो राहुल राज के नजर आई और ठीक इसी पूरे मामले दिल्ली सीबीआई ने एक स्पेशल रेड कंडक्ट की और भोपाल सहित कई और जिलों से सीबीआई के अधिकारियों को हिरासत में लिया है, उनको गिरफ्तार किया है और राहुल राज से लाखों रुपए बरामद किए हैं, कुछ सोने के सिक्के भी बरामद किए गए हैं। ये जो जानकारी निकल के आ रही है कि इस पूरे रेड के पीछे दिल्ली सीबीआई का हाथ इसलिए था कि कुछ सीबीआई के 2 बड़े अफसरों का विवाद था। ये एक बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि जो सूत्र बता रहे हैं कि प्रमोद कुमार माझी चाहते थे कि कार्रवाई ना हो और मनीष कुमार सीबीआई के भोपाल रीजन के स्पेशल एसपी है, वो चाहते थे कि कोर्ट में सही तरीके से सही साक्ष्य प्रस्तुत किए जाए। इसी पूरे मामले को लेकर राहुल राज पे प्रेशर बनाया जा रहा था और राहुल राज
आज आखिर किस अफसर की बात सुनते। और इसी पूरे घटनाक्रम को देखते हुए जब मामला सीबीआई दिल्ली चलिए, तक अब पहुंचा मामले का तो खुलासा हो गया है। जांच के बाद क्या क्या पहलू सामने आते हैं विवेक, ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।